हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्लेसेस इन न्यूज़ की पहली और दूसरी क्लासेज को इससे पहले किया था, ठीक है, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दोनों के जो प्लेसेस थे जो न्यूज़ का हिस्सा रहे थे उनको हमने सीक्वेंस से बताया था, ठीक है। इसमें हमने कैरेबियन आइलैंड्स को बहुत अच्छे से समझाया था और ये भी बताया था कि ये आइलैंड्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उनका सारा का सारा सीक्वेंस याद करना और कौन सा आइलैंड किस देश के अंतर्गत है या कौन सा आइलैंड है जो स्वतंत्र रूप से एक देश है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई थी, ठीक है। आपको वो दोनों क्लासेज डेफिनेटली कंप्लीट होनी चाहिए। अब आते हैं हम अगली क्लास में। इसमें क्या है कि हम बाकी का जितना भी चीज़ें रही हैं जो चर्चा का विषय बनी रही हैं मैक्सिमम हमने कवर करने का प्रयास किया है, और हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपको क्या करना है, एकदम शांति से बैठ के देखना है, चीज़ों को एक दो बार रिपीट कर लेना है ताकि चीज़ें आपको सही से याद हो जाएं, ठीक है। और जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जो आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में आपको माइक्रोनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये तीन क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये असल में है क्या कि ये पैसिफिक ओशियन के आइलैंड्स हैं, ठीक। अब पैसिफिक ओशियन में ये साउथ पैसिफिक ओशियन की बात चल रही है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पैरेलल में आप समझ सकते हो कि साउथ पैसिफिक ओशियन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो साउथ पैसिफिक ओशियन में जो आइलैंड्स हैं उन आइलैंड्स का वर्गीकरण किया जाता है तीन भागों में। एक को बोला जाता है माइक्रोनेशिया, दूसरे को मेलानेशिया, तीसरे को पॉलिनेशिया, ठीक है। सवाल ये आता है कि भाई ये जो वर्गीकरण है और ये जो आइलैंड्स हैं इनको हम आपको बताने वाले क्यों हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि पूरी साल भर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि ये आइलैंड्स पूरी साल भर चर्चा का विषय बने रहे हैं, ठीक है। अब चाहे वो आपका सोलोमन आइलैंड्स हुआ, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया हुआ जहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे फ्रांस के खिलाफ, ठीक है, और इसके अलावा फ्रांस ने वहाँ पर इमरजेंसी भी लगाई थी, ठीक है। फिजी द्वीप हुआ, वानुआतू हुआ, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो आइलैंड्स है, आपको पता है वहाँ पर क्या हुआ था कि भूकंप आया था, भूकंप के कारण बहुत ज़्यादा जन धन हानि हुई थी और इस कारण भारत ने वहाँ पर अपनी जो है सहायता भी भेजी थी, ठीक है, राशन सहायता भी भेजी थी। तो ये सारी चीज़ें ना, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने रहे ये आइलैंड्स, इसलिए हमने सोचा कि इन आइलैंड्स के वर्गीकरण को एक बार आपको समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों में ही इनमें से प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते रहे कि माइक्रोनेशिया का पार्ट कौन सा आइलैंड है या कौन सा नहीं है। इसी तरीके से मेलानेशिया का पार्ट, मतलब चार आपको आइलैंड्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, चार आपको आइलैंड्स देने के बाद में और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मेलानेशिया का पार्ट है या नहीं। देखो हम जो कह रहे हैं ना, आपको आपको जो चीज़ें बताते हैं एग्जैक्ट उस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको पता है, जब पोर्ट्स की बात चल रही थी, हम जब करंट अफेयर पढ़ा रहे थे तो पोर्ट्स की बात चल रही थी, तो उस दौरान मैंने बार बार आप लोगों को ये बताया था, और जो चार पोर्ट्स थे उनको लिख के बताया था कि ये चार पोर्ट्स हैं जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इनके अलावा जो पोर्ट्स हैं वो मैंने बाकी वही कौन से ज्वारी बंदरगाह हैं, कौन से कृत्रिम बंदरगाह हैं और कौन से जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, इन सब की लिस्ट हमने आपको बताई थी, और एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार बताई थी। और आपने बीपीएससी में प्रश्न देखा था, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। तो इस जो हम इसमें बताने वाले हैं इसमें से भी प्रश्न आएंगे, हम आपको इसको बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेलानेशिया को, ठीक है, हम मेलानेशिया को समझने वाले हैं। सबसे पहले एक बार इधर देखिए, जैसे कि आप अगर देखेंगे पीछे वाले रीजन में, देखिए ये जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये रीजन आपको मेलानेशिया वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रीजन मेलानेशिया का पार्ट है। अगर हम इस रीजन को यहाँ पर देखना चाहें, एक बार यहाँ देखिए, मेलानेशिया का पार्ट है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक ये सोलोमन आइलैंड्स हो गए, ठीक है, ये सोलोमन आइलैंड्स हो गया। एक न्यू कैलेडोनिया दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ये न्यू कैलेडोनिया आइलैंड हो गया, ठीक है। फिजी द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये फिजी हो गया, ठीक है। वानुआतू द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये है वानुआतू, ठीक है। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, असल में पापुआ न्यू गिनी क्या है कि पापुआ न्यू गिनी जो आइलैंड है वो एक जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ से एक बार इधर का देखिए, जो ईस्टर्न पार्ट है
वो पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत आता है, जबकि इधर वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वो आप देखेंगे तो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में चीज़ें रखनी है। तो अगर हम कहें कि पापुआ न्यू गिनी मेलानेशिया के अंतर्गत आता है या नहीं, तो बिल्कुल आता है। ठीक है, तो बड़े बड़े, ये नहीं कह रहे कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड, सारे के सारे आइलैंड्स को आपको दिमाग में रखना है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको बड़े बड़े आइलैंड्स को एकदम याद रखना ही रखना है। ठीक है, जैसे कि आपका सोलोमन आइलैंड हो गया, न्यू कैलेडोनियन आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, ठीक है, इसके अलावा वानुआतू हो गया, ठीक, इसके अलावा आपका पापुआ न्यू गिनी हो गया। इन आइलैंड्स को आपको दिमाग में रखना है कि ये आइलैंड्स मेलानेशिया का पार्ट हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार ये जो लिस्ट हम आपके सामने दे रहे हैं कि मेलानेशिया के मोटे तौर पर कौन कौन से आइलैंड हैं। तो एक बार देखो, सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलेडोनियन आइलैंड, फिजी द्वीप, वानुआतू द्वीप, पापुआ न्यू गिनी, और इसके अलावा एक बार ये पढ़ लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये वही चीज़ हैं जो अभी हमने आपको बोल के समझाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या बोला है कि न्यू कैलेडोनिया को छोड़कर सभी स्वतंत्र देश हैं। जैसे आप जो ऊपर लिस्ट देख रहे हैं, तो ये जो न्यू कैलेडोनिया है, इस न्यू कैलेडोनिया को अगर हम छोड़ दें तो फिजी द्वीप हुआ, वानुआतू हुआ, पापुआ न्यू गिनी हुआ, सोलोमन आइलैंड हुआ, ये सब क्या है, स्वतंत्र देश हैं। जबकि जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? ये फ्रांस के अंतर्गत है। अब वो फ्रांस, इस न्यू कैलेडोनिया में क्या है कि फ्रांस के खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, पूरी दुनिया में अब क्या है कि उपनिवेश खत्म किए जा रहे हैं और उन देशों को, जो देश अधीन रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के, उनको स्वतंत्र किया जा रहा है। तो आप हमें स्वतंत्र क्यों नहीं कर रहे? तो यूरोपियन की आपको पता है वही पुरानी वाली आदत जो कि इंडिया में थी कि हम आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि मतलब आप लोग क्या स्वतंत्रता के काबिल हैं, क्या आप देश को सही से चला पाएंगे। ये सब इस तरह की पैनल गठित करना और धीरे धीरे इस चीज़ को, भौतिक प्रक्रिया को धीरे धीरे करना, ताकि 10-20-50 साल ऐसे ही गुजर जाए। समझ में आ रहा है? जैसे कि भारत में इन्होंने इसी तरीके से किया था। ठीक है, कि हम इस बार क्रिप्स मिशन भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये सब करते रहते थे। ठीक है, तो जो न्यू कैलेडोनिया है इसमें भी इसी तरीके से चल रहा है। ठीक, अब वो आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आइलैंड्स को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे। ठीक, अब जो जैसे कि ये न्यू कैलेडोनिया है, ये हमने बता दिया है, इसके बारे में जो भी स्पेशल है वो आप यहाँ से देख लेना। अगला है माइक्रोनेशिया। ठीक है, अगला क्या है? माइक्रोनेशिया। अगर हम इस वाले मैप में देखें, जैसे इसमें देखो एक बार, हमने ये मेलानेशिया देख लिया, अब माइक्रोनेशिया है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये जो माइक्रोनेशिया है, अब इस माइक्रोनेशिया के आइलैंड्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये माइक्रोनेशिया है और एक बार इधर देखिए, ये है पॉलिनेशिया। ठीक है, ये पॉलिनेशिया है। ठीक, तो ये माइक्रोनेशिया है और ये पॉलिनेशिया है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। ये है माइक्रोनेशिया। ठीक है, अब इस माइक्रोनेशिया में आपको जो जो आइलैंड्स हैं एक बार उनका दिमाग में रखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पलाऊ आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये रहा पलाऊ। ठीक है, ये एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, पलाऊ क्या है? एक स्वतंत्र देश है। ऐसे ही आपको इसमें नाउरू दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो नाउरू है ये भी एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, पलाऊ हो गया, नाउरू हो गया, इसके अलावा आपको मार्शल आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी स्वतंत्र देश है, मार्शल आइलैंड्स भी एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और इसके अलावा आपको किरीबाती का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, किरीबाती का जो वेस्टर्न पार्ट है वो भी इसी के अंतर्गत आता है और वो भी स्वतंत्र देश है। लेकिन एक है गिलबर्ट आइलैंड। क्या है? गिलबर्ट आइलैंड। तो गिलबर्ट आइलैंड है वो भी किरीबाती के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, गिलबर्ट आइलैंड भी किसके अंतर्गत आता है? किरीबाती के अंतर्गत। ठीक, तो ये जो देश हैं, हमने इनका जो नाम लिया है अभी, नाउरू हुआ, मार्शल आइलैंड्स हुआ, पलाऊ हुआ, किरीबाती हुआ, ये वो आइलैंड्स हैं जो स्वतंत्र रूप से देश हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पर ना आपको एक बार ये देखिए, गुआम आइलैंड हुआ। ठीक है, ये गुआम आइलैंड हम क्यों बता रहे हैं भाई? आइलैंड्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये गुआम आइलैंड चर्चा का विषय बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय जो पनडुब्बियाँ थी, पनडुब्बियाँ गई थी, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक तो गुआम आइलैंड यूएस के अंतर्गत है। एक और बात याद रखना कि जो माइक्रोनेशिया है, तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत बेशक गुआम आइलैंड यूएस के अंडर में है, स्वतंत्र रूप से देश नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना कि गुआम आइलैंड, जितने भी माइक्रोनेशिया में आइलैंड्स हैं, उन सब में सबसे बड़ा आइलैंड गुआम आइलैंड है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्दर्न जो मारियाना आइलैंड्स हैं, ये जो नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स हैं, ये भी यूएस के अंडर में है।
ठीक है। तो नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स हुए, या गुआम आइलैंड्स हुआ, पलाऊ हुआ, नाउरू हुआ, मार्शल आइलैंड्स हुआ, ठीक है, और किरिबाती हुआ, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। एक बार इनकी भी हमने आपको लिस्ट दी है, जैसे कि एक बार यहाँ दिया हुआ है कि माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो गुआम आइलैंड है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने माइक्रोनेशिया के जो स्वतंत्र देश हैं उनकी एक अलग लिस्ट दे दी है, आपका किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, नाउरू और पलाऊ, ठीक है। और जो अदर द्वीप हैं जो कि अंडर हैं किसी देश के अंतर्गत, उनकी हमने अलग एक आपको लिस्ट दे दी है, ठीक है। तो आपको ना मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी में वो रखने जो स्वतंत्र रूप से देश हैं, ठीक है। इनको एग्जैक्ट आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से स्वतंत्र देश हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ठीक। चलिए एक बार ये क्या होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, ये हमने माइक्रोनेशिया पढ़ा है, तो इन सारे के सारे आइलैंड्स को आपको याद कर लेना है, ठीक। अब आ जाते हैं पॉलिनेशिया में, ठीक। हमने अभी पॉलिनेशिया आपको दिखाया ही था, ठीक। कहाँ था? ऊपर था आपका माइक्रोनेशिया, नीचे था मेलानेशिया, और इधर था आपका पॉलिनेशिया, ठीक है। तो ये वही पॉलिनेशिया वाला रीजन है, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं जो स्वतंत्र देश हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो स्वतंत्र देश हैं, कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो स्वतंत्र देश हैं, कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो अलग अलग देशों के अंतर्गत हैं, ठीक है। और कुछ आइलैंड्स क्या हैं कि यहाँ पर एक फ्रांस है, फ्रांस तो आपको पता ही है। तो फ्रांस के अंतर्गत ये जो आपको फ्रेंच पोलिनेशिया दिखाई दे रहा है, फ्रांस के अंतर्गत बड़े बड़े 4 आइलैंड्स हैं। वैसे तो यहाँ पर 130 आइलैंड से ज़्यादा हैं, लेकिन बड़े बड़े आइलैंड्स को अगर गिने तो लगभग मोटे तौर पर 4 आइलैंड्स को गिना जाता है। तो आपको याद रखना है कि पॉलिनेशिया के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र देश भी हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज के अंतर्गत भी हैं, लेकिन इसी के अंतर्गत फ्रांस के अंतर्गत कुछ ज़्यादा आइलैंड्स हैं आसपास के क्षेत्र में। तो इसलिए जो आसपास के क्षेत्र के ज़्यादा आइलैंड्स फ्रांस के अंतर्गत हैं, उस रीजन को फ्रेंच पोलिनेशिया कहा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि भाई स्वतंत्र रूप से देश कौन कौन से हैं। तो देखो, अभी हमने वेस्टर्न किरिबाती को देख के आए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न किरिबाती है, ठीक है। अब जो ईस्टर्न किरिबाती है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर एक स्वतंत्र देश हो जाएगा, ठीक है। या ये आपको दिमाग में रखना। अच्छा, ये जो किरिमाटी लिखा है, ठीक है, ये किरिबाती नहीं है, किरिमाटी है, ठीक है। ये गिलबर्ट आइलैंड है, जो आप देखेंगे ये माइक्रोनेशिया के अंतर्गत है। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन डिवाइड कर रही है पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, ठीक है। पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया को ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। वेस्ट में है आपका वेस्ट में है आपका वेस्टर्न जो है किरिबाती, और ईस्ट में आपका ईस्टर्न किरिबाती, ठीक है। तो जो ईस्टर्न किरिबाती है वो आता है पॉलिनेशिया के अंतर्गत, और जो वेस्टर्न किरिबाती है वो आता है आपको आपका माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें समोआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें भी वेस्टर्न समोआ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो समोआ है वो समोआ आपका किसके अंतर्गत आता है? समोआ आपका आता है पॉलिनेशिया के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा टोंगा, ठीक है। ये टोंगा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये टोंगा भी आपको दिमाग में रखना है कि ये भी किसके अंतर्गत आता है? पॉलिनेशिया के अंतर्गत। और एक ही आपको दिखाई दे रहा है टुवालू, ठीक है। ये टुवालू भी आपका आता है पॉलिनेशिया के अंतर्गत। तो देखो, चाहे टुवालू हुआ, चाहे ईस्टर्न किरिबाती हुआ, या समोआ हुआ, या टोंगा हुआ, ये वो आइलैंड्स हैं जो स्वतंत्र रूप से एक देश हैं, ठीक है। तो इनको एक देश के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये पॉलिनेशिया के अंतर्गत स्वतंत्र देश हैं, ये याद रखना, ठीक है। कुछ और भी हैं, आपको देखेंगे यहाँ पर कि कुछ अमेरिकन समूह होंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये अमेरिकन समूह है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका हवाई आइलैंड भी है, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या है? आपका यहाँ पर हवाई आइलैंड भी है। और देखो, अमेरिकन समूह और हवाई आइलैंड दोनों ही किसके अंतर्गत हैं? ये दोनों ही आते हैं यूएस के अंतर्गत। वहीं कुक आइलैंड देखोगे आप तो ये आता है न्यूजीलैंड के अंतर्गत। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जब कुक आइलैंड की बात होगी या हवाई आइलैंड की बात होगी तो याद रखना ये आते हैं आपके पॉलिनेशिया के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। वहीं फिजी की अगर बात हो जाए तो वो किसके अंतर्गत? मेलानेशिया के अंतर्गत। ये आपको बीच में जो है आपको अंतर करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एकदम से आपको याद कर लेना है कि टुवालू हुआ, समोआ हुआ, टोंगा हुआ,
ईस्टर्न किरिबाती हुआ, ये यहाँ पर स्वतंत्र देश हैं। वहीं अगर हम कहें हवाई हुआ, ठीक है, और आपका कौन सा हुआ, आपका कुक आइलैंड हुआ, अमेरिकन समोआ, ठीक है, ये सब क्या है, ये अलग अलग कंट्रीज के अंतर्गत हैं। ठीक, तो ये आपको एकदम दिमाग में रखना है। अब आते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रेंच पोलिनेशिया के अंतर्गत 4 द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि मार्किनस आइलैंड है, ये भी फ्रेंच पोलिनेशिया के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सोसाइटी आइलैंड। ठीक है, सोसाइटी आइलैंड भी इस जो है फ्रेंच पोलिनेशिया के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इनकी लोकेशन तो आप एग्जैक्ट याद कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पूछी भी नहीं जाएंगी, इसलिए इनका क्या है, आप नाम याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि एक बार इधर देखिए, पॉलिनेशिया के अंतर्गत जो स्वतंत्र देश हैं वो ये हैं, जैसे कि किरिबाती हुआ ईस्टर्न, समोआ हुआ, टोंगा हुआ और टुवालू हुआ। ठीक, अदर द्वीप हैं जैसे कि अमेरिकन समोआ यूएस के अंतर्गत है, कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के अंतर्गत है, हवाई आइलैंड यूएस के अंतर्गत है और पिटकेर्न द्वीप जो है यूके के अंतर्गत है। ठीक है, आप इसमें देख पाएंगे कि ये देखिए हवाई आइलैंड ये है सबसे नॉर्थ में, एक बार यहाँ पर देखिए हवाई आइलैंड है, और जो पिटकेर्न आइलैंड की बात चल रही है वो एक बार यहाँ देखिए, जो मतलब ईस्ट में सबसे साउथ में, एक बार यहाँ देखिए पिटकेर्न आइलैंड, ये यूके के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। और फ्रेंच पोलिनेशिया के अंतर्गत जो आइलैंड्स आते हैं जैसे ऑस्ट्रल आइलैंड्स, मार्किसस आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड्स और ताहिती और तुआमोटू आइलैंड्स। ठीक है, ये आपको जो है याद रखने हैं, ये किसके अंतर्गत हैं, ये फ्रेंच पोलिनेशिया के अंतर्गत हैं। लेकिन हालांकि ये सभी के सभी आते किसके अंतर्गत हैं, ये सभी के सभी आते हैं आपको आपके पोलिनेशिया के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पोलिनेशिया के अंतर्गत। ये पोर्शन जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने आपको ये बताया है, आपको ये एकदम से याद कर लेना है। ठीक है, आपको एकदम याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, चलिए देख लेते हैं अब आगे जो चर्चा का विषय बना रहा है वो है स्नेक आइलैंड। क्या चर्चा का विषय बना रहा है, स्नेक आइलैंड है जो कि चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि इस आइलैंड में क्या है कि रूस के द्वारा, ठीक है, रूस के द्वारा इस आइलैंड में मिसाइल से हमला किया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसलिए ये न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा था। ठीक है, अब एक बार अगर हम इसकी अवस्थिति को देखना चाहें उससे पहले याद रखिए कि इस आइलैंड को जमीनी आइलैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम हमें उपनाम क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि स्नेक आइलैंड एक ब्राज़ील के अंतर्गत भी है। ठीक है, सॉरी, स्नेक आइलैंड जो है एक ब्राज़ील के अंतर्गत नहीं, बल्कि ये, हाँ, ब्राज़ील के अंतर्गत ही है, माफ़ी चाहता हूँ, स्नेक आइलैंड ये ब्राज़ील के अंतर्गत भी है, तो वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कि एक बार हम इधर देखें तो ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी है, और ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ये यूक्रेन है। ठीक है, अब ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये ब्लैक सी के अंतर्गत क्रीमिया रीजन है, जो कि इस वक्त रूस के अंतर्गत है। ठीक है, और 2014 में रूस ने इस पर आक्रमण करके इसको अपने अधीन ले लिया था। ठीक है, अब जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं ये रीजन है स्नेक आइलैंड, यहाँ पर क्या है कि रशियन सैनिकों ने हमला कर दिया करके इसको अपने अंतर्गत ले लिया था। हालांकि यूक्रेनियन सैनिकों ने इससे जो है मतलब यहाँ से रशियन सैनिकों को खदेड़ दिया था। ठीक है, बाद में अब ये जो क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में रूस के द्वारा जो है मिसाइल से हमला किया गया था, इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया था। तो याद रखना स्नेक आइलैंड ब्लैक सी के अंतर्गत है। ठीक है, वो तब हम बात करेंगे जब यूक्रेन के स्नेक आइलैंड की बात की जाएगी। ठीक, लेकिन अगर बात हो जाए दूसरे एक और स्नेक आइलैंड की, जैसे कि आप एक बार यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये साउथ अमेरिका का जो है मैप है। ठीक है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और इसमें जो येलो कलर का आप दिखाई देख रहे होंगे ये ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में आप इसके ईस्टर्न कोस्ट पर देखेंगे तो एक नाम दिखाई दे रहा है इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे। ठीक है, असल में ये भी यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, इसका ये नाम है, और इस आइलैंड का उपनाम भी यानी एक दूसरा नाम भी स्नेक आइलैंड है। ठीक है, तो याद रखना दो स्नेक आइलैंड, एक तो ये स्नेक आइलैंड है ये भी, और ये भी स्नेक आइलैंड है। असल में यहाँ पे क्या है कि साउथ अमेरिका में आपको पता है स्नेक बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इस आइलैंड पर स्नेक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, साथ ही उनकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको एकदम से याद रखना है। ठीक, चलो अब आ जाते हैं आगे जो आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, आप जो चित्र में देख रहे हैं वो असल में सर्वाक रीजन की बात होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये साउथ चाइना सी आप देख रहे होंगे। ठीक है, मैप में आप साउथ चाइना सी देख रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, साउथ चाइना सी अगर आप देख रहे हैं तो आप हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आप एक बार इस रीजन को देखिए, ये रीजन दिखाई दे रहा है, एक बार इस रीजन को मिला करके और एक बार इस रीजन को मिला करके एक देश है जिसका नाम है मलेशिया। ठीक है, चलो ठीक है, उसका क्या, अब इस मलेशिया का एक रीजन है, नॉर्दर्न रीजन। इस नॉर्दर्न रीजन में रीजन का नाम है सरावाक। ठीक है, और इस सरावाक से लगता हुआ जो जल क्षेत्र है, ठीक है, इस सरावाक से लगता हुआ जो जल क्षेत्र है, उस जल क्षेत्र को कहा जाता है सरावाक वाटर बॉडी। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो भाई ठीक है, सरावाक वाटर बॉडी तो क्लियर हो गई। लेकिन ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? चर्चा का विषय ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो सरावाक वाटर बॉडी है, अगर हम मलेशिया से देखें तो ये मलेशिया से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सरावाक वाटर बॉडी मलेशिया से इस समुद्र में, साउथ चाइना सी में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर जो मलेशिया के द्वारा कुछ यहाँ पर मतलब कार्य वगैरह किए जा रहे थे, ये देखा जा रहा था कि शायद यहाँ पर जो है खनन से यहाँ पर यहाँ से जो है बड़े मात्रा में जो है पेट्रोल डीजल या इन सब का उत्खनन किया जा सके। तो इसमें मलेशिया के द्वारा जो इससे महज 100 किलोमीटर की दूरी पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर मलेशिया के ही जो इक्विपमेंट से जो कार्य किया जा रहा था, उसको रोकने की धमकी चीन के द्वारा बार बार दी जा रही थी इस क्षेत्र में, किसको आपको रोकना होगा क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो हमारे अंतर्गत आता है। अब सवाल ये है कि जो मलेशिया से ये जो दूरी थी महज 100 किलोमीटर थी, लेकिन ये जो चाइना से दूरी थी वो चाइना से दूरी कितनी थी? तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चाइना से 2000 किलोमीटर की दूरी थी ये। मलेशिया से महज 100 किलोमीटर की दूरी और चाइना से 2000 किलोमीटर की दूरी, और चाइना यहाँ पर कह रहा है कि ये क्षेत्र हमारे अंतर्गत आता है, आपको यहाँ पर जो है अपना जो भी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं उसको रोकना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सरावाक रीजन है, जो सरावाक वाटर बॉडी है, वो चर्चा का विषय बन गई थी, इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आप ये जो 9 डैश लाइन देख रहे हैं चाइना की, ये चाइना है, ये चाइना। ठीक है, अब इसके बाद में ये वो क्षेत्र है जो वियतनाम है। अब भाई ये चाइना अगर बात करी जाए तो यहाँ तक अगर देखता है, यहाँ तक कहता है कि भाई हमारा वाटर बॉडी कहीं तक जमता भी है, लेकिन यहाँ से घुस करके यहाँ तक आ जाता है, 2000 किलोमीटर दूर से भी इतने अंदर तक आकर के कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देश जो हैं बाकी के, वो काफ़ी छोटे छोटे देश हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर देश नहीं है, इसलिए चाइना जो है यहाँ पर अपनी दादागिरी देता है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब जो आगे हम ये जो सरावाक वाटर बॉडी के बारे में हमने जो बात की थी वो आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ये जो हमने जो चीज़ें बताई हैं वो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, चलो अब जो चीज़ आप देख रहे हैं, आप मैप पर जो देख रहे हैं, आप आर्कटिक ओशियन देख रहे हैं नॉर्थ में, और नीचे आप देख रहे हैं रसिया। ठीक है, अब रसिया के आपको पता है कि वेस्ट में है आपका यूरोप, और रसिया के ईस्ट में, क्योंकि देखो रसिया जो है एशिया में वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैला हुआ है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है रसिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे ईस्ट में आप एक आइलैंड देख रहे हो, आप एक पेनिनसुला देख रहे होंगे, आइलैंड नहीं, आप एक पेनिनसुला देख रहे होंगे, और इस पेनिनसुला का नाम है कमचटका पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? इस पेनिनसुला का नाम है कमचटका पेनिनसुला। अब हुआ क्या था कि इस पेनिनसुला पर एक ज्वालामुखी था, शिवलुक ज्वालामुखी। क्या नाम था? शिवलुक ज्वालामुखी, शिवलुक वॉल्केनो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भूकंप आया, और भूकंप के कारण जो शिवलुक वॉल्केनो है उसमें जो है ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में आया था। हालांकि सिर्फ ये शिवलुक तो अभी हाल ही की न्यूज़ है, लेकिन इससे पहले भी ये बार बार कमचटका पेनिनसुला चर्चा का विषय बना रहा है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये ओखोटस्क सागर है। ठीक है, ये क्या है? ये ओखोटस्क सी है। ठीक है, या फिर सी ऑफ ओखोटस्क। ठीक, और ये है आपका कमचटका पेनिनसुला। ठीक, अब कमचटका पेनिनसुला से ये छोटे छोटे जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं इनको कहा जाता है क्यूरिल द्वीप। क्या बोला जाता है? इनको कहा जाता है क्यूरिल द्वीप समूह या फिर क्यूरिल आइलैंड्स। ठीक है, और अगर हम कहें कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं तो ये याद रखना कि कमचटका पेनिनसुला से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक आइलैंड,
ये जो आइलैंड है ये आइलैंड जापान का है जो कि सबसे नॉर्दर्न है और इसका नाम है होkkaido आइलैंड। क्या नाम है इसका? होkkaido आइलैंड। ठीक है, तो याद रखना कि क्यूरिल आइलैंड्स कमचटका पेनिनसुला से होkkaido आइलैंड्स तक फैले हुए हैं। ठीक है, याद रखना। अगर हम इसको एक बार देखना चाहें तो देखो, एक बार यहाँ से देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? ये रसिया का वो कमचटका पेनिनसुला वाला रीजन है और ये है होkkaido आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ से ये जो फैले हुए हैं ये हैं आपके क्यूरिल आइलैंड्स। ठीक है, एक बार आप इनके अगर नाम देखना चाहें तो आप यहाँ से इनके जो है नाम देख सकते हैं। ये याद रखना कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ठीक, और ये याद रखना कि ये क्या है? आपका ओखोटस्क सागर है। ठीक, ये कमचटका पेनिनसुला है, ये आपका जो है ये वाला होkkaido आइलैंड है जो जापान का है, और ये फैले हुए हैं आपके जो है क्यूरिल आइलैंड्स। ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, तो ये जो हमने बताया था कि सिवलुक ज्वालामुखी में जो ब्लास्ट हो गया था भूकंप के कारण, ये भी देख लेना। अब आ जाते हैं हम इससे अगले प्लेस पर जो कि चर्चा का विषय बना रहा है। ठीक है, और जो क्यूरिल आइलैंड्स हैं, इन क्यूरिल आइलैंड्स के बारे में आपको जो है इसमें से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो क्यूरिल आइलैंड्स हैं ये भी चर्चा का विषय बने रहे थे। क्योंकि ये ना जो क्यूरिल आइलैंड्स हैं वो जापान और जो रूस है, जापान और रूस के बीच में ना डिस्प्यूट का रीजन बने हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जो जापान के जो नॉर्दर्न पार्ट में जो होkkaido आइलैंड है वहाँ के जो लोग हैं उनकी इससे जो है श्रद्धा जुड़ी हुई है। ठीक है, इन आइलैंड से श्रद्धा जुड़ी हुई है। वहीं रूस ये देखता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम खनिज और ये सब के जो है प्रचुर भंडार हैं, इसलिए वो यहाँ से जो है गैस वगैरह इन सब से का जो है खनिज करने के लिए, उनका उत्खनन करने के लिए इस क्षेत्र पर जो है अपना कब्जा हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहता है। ठीक है, तो ये इशू बना हुआ है जापान में और रूस में क्यूरिल आइलैंड्स को लेकर के। ठीक है, इसलिए ये चर्चा का विषय बने थे कुछ समय पूर्व। ठीक, अब इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा मैप पर रूस का ही फिर से आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब रूस में आपको एक ये रीजन दिखाई दे रहा होगा कुर्स्क। ठीक है, ये क्या है? कुर्स्क रीजन। ये क्यों चर्चा का विषय बना था? तो देखो, असल में बात क्या हुई थी कि जो यूक्रेनियन सैनिक हैं वो अंदर घुस आए थे। ठीक है, तो अंदर घुसने के बाद में रशियन सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। तो ये जो कुर्स्क है, इस कुर्स्क में जो रसिया है, रसिया को जो यूक्रेनियन सैनिक हैं उनके आक्रमण के कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। ठीक है, इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया था ये क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना कि जो कुर्स्क है वो किसके अंतर्गत आता है? वो रसिया के अंतर्गत आता है। किससे सटा हुआ है? ये क्षेत्र सटा हुआ है आपका यूक्रेन से। ठीक, और यहाँ पर जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी थी रसिया को यूक्रेन के आक्रमण के कारण। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बारे में जो भी पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है बता दिया। ठीक है, ये पूर्वी यूरोपीय मैदान के मध्य भाग में स्थित है और इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं 2 नदियों का नाम आया है, नीपर और डोन नदियों के बेसिन इस क्षेत्र में ही स्थित हैं। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से जो है चरमोजम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चरनोजम प्रकार की जो है मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। ठीक, चलिए आगे जो आया है वो चर्चा का विषय हुआ है गुआम द्वीप। ठीक है, गुआम द्वीप क्या है कि अभी देखो हमने आपको बताया था कि अभी जो पैसिफिक ओशियन के कुछ आइलैंड्स हैं वो चर्चा में आएंगे। ठीक है, अब जो गुआम आइलैंड है यहाँ पर क्या है, भारत का INS शिवालिकपोत जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में पहुँचा था। ठीक है, अभी जो गुआम द्वीप है आपको पता है किसका भाग है? अच्छा, आप अभी हम आपको पढ़ाते हुए आए हैं, आपको पता है मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, ये 3 भाग में हमने जो है इनका वर्गीकरण बताया था। अब आपको ये बताना है कि ये मेलानेशिया का पार्ट है, माइक्रोनेशिया का पार्ट है या पॉलिनेशिया का पार्ट है। याद करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप ये कि माइक्रोनेशिया का पार्ट है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बाकी दोनों अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। याद रखना, जो गुआम आइलैंड है वो माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, जितने भी आइलैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा आइलैंड गुआम आइलैंड है। ठीक है, चलो यहाँ से ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है, इसका राजधानी का भी नाम हमने आपको इसमें बता दिया है, और मारियाना द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है, तथा साथ ही साथ माइक्रोनेशिया भूक्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप भी है। इसके बारे में ही ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ का जो मूल निवासी समुदाय, उनकी जो भाषा है, दोनों को चामोर्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चामोर्रो। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, ये गुआम आइलैंड आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुआम आइलैंड। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम आगे।
आगे आप देख रहे हैं कि ये है मोजाम्बिक, ठीक है। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो है चित्र है। अब इसमें आप जो मोजाम्बिक देख रहे हैं, अब मोजाम्बिक का एक बार ये वाला रीजन देखिए, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है नकाला पोर्ट। क्या नाम है उसका? नकाला पोर्ट। अब लोकल के कुछ इश्यूज के कारण क्या हुआ था कि यहाँ से जो है भारत को जो तूर दाल का जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो होने नहीं दिए जा रहा था, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि इसको जो है व्यवधान जो था इसका जो सॉल्यूशन किया गया और यहाँ से जो है दोबारा से जो है मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा था भारत को वो होने लगा। तो इसलिए ना ये काफ़ी दिन न्यूज़पेपर में आता रहा था, कई दिनों तक, ठीक है, नकाला पोर्ट। तो याद रखना कि अगर नकाला पोर्ट आए तो वो मोजाम्बिक का पोर्ट है, ठीक है। किसका पोर्ट है? मोजाम्बिक का पोर्ट है, ये याद रखना। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नकाला पोर्ट मोजाम्बिक कंट्री का पोर्ट है, ये याद रखना। मोजाम्बिक कंट्री के साथ में भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं और सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में और भी ज़्यादा बेहतर संबंध होने की संभावना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। आगे जो आप मैप पर देख रहे हैं उसका नाम है तुर्की। क्या नाम है उसका? इस देश का नाम है तुर्की। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है तुर्की है, ठीक है। अभी जो तुर्की है, ये तुर्की इसलिए चर्चा का विषय बना है क्योंकि तुर्की में एक जगह है और इस जगह का नाम है गोबेकली टेपे, ठीक है। ये देखिए, ये तुर्की है, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए, ये है तुर्की, ठीक है। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तुर्की है और ये है सीरिया। अब इसके इस क्षेत्र में आप जो देख रहे हैं, सीरिया से लगता हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक जगह है गोबेकली टेपे, ठीक है। अब इस जगह पर क्या हुआ है कि 13,000 साल पुराना जो है एक कैलेंडर खोजा गया है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना था, ठीक है। तो गोबेकली टेपे कहाँ पर है ये स्थल? तो ये स्थल है तुर्की में या तुर्की में, जहाँ पर विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है, ठीक है। तो याद रखना कि तुर्की के प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में विश्व का सबसे पुराना मतलब विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज की गई है और इसे लगभग 13,000 साल पुराना बताया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश वाले नीचे से पढ़ सकते हैं, ठीक। चलो अब आगे चलें। अब आगे आ जाते हैं। अब जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये मान के चलिए कि अगर आप न्यूज़ अगर आपने देखी होगी तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 बार आप जो है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर चर्चा में आया होगा, ठीक है। असल में क्या था कि आपको पता है कि हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था, ठीक है। अब चल रहा था क्या, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में चल जाता है उनके बीच में, ठीक है। तो जो इजराइल है, इजराइल ने हमास के साथ में जो युद्ध विराम के लिए जो वार्ता रखी थी, ठीक है, मतलब वार्ता के लिए जो शर्त रखी थी, वो उसने कहा था कि हमारा फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी यही एक शर्त है जिसके आधार पर जो है युद्ध को रोका जा सकता है। तो सवाल ये आता है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर है क्या, ठीक है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, एक तो ये सवाल आता है, दूसरा एक और सवाल आ जाता है कि केरेम शालोम क्रॉसिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से ही जुड़ा हुआ क्षेत्र है केरेम शालोम क्रॉसिंग, ठीक है। तो इन दोनों ही क्षेत्रों को जो है आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये क्षेत्र हैं क्या, ठीक है। तो एक बार चित्र में देखिए, आप जो चित्र में देख रहे हैं वो असल में क्या है कि इजराइल का मैप है और आपने एक बार नहीं कई बार मैप ये देखा होगा इजराइल का, ठीक है। ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है, ये जॉर्डन है, ये आपको पता है इजिप्ट है। आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में देखिए ये लेबनान है, इधर ये लगता हुआ क्षेत्र है सीरिया, ठीक। अब ये है आपका मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन सी से लगती हुई एक पतली सी स्ट्रिप है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आई है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। उसका नाम है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। चलो ठीक है, ये इजराइल के अंतर्गत है क्षेत्र, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। इजराइल ने जो है इसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया है, ये मान के चलिए, ठीक। अब इस गाजा स्ट्रिप को थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो एक बार इस मैप में देखिए, ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। जो इजराइल है, इजराइल के अंतर्गत ये है गाजा स्ट्रिप। अब इस गाजा स्ट्रिप में आप ये जो रीजन देख रहे हैं, ये वो है जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अब मेडिटेरियन सी से इस क्षेत्र तक, यहाँ तक ये जो कॉरिडोर है,
ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, इस कॉरिडोर का नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। ठीक, ये क्या है? इस कॉरिडोर का नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है, अब लेकिन याद ये रखना है आपको कि इसी के बीच में एक ये क्षेत्र आता है रफा क्रॉसिंग, इसी में। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, ये जहाँ से शुरुआत होके मेडिटेरियन सी तक जाता है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इसे कहा जाता है केरेम सालोम क्रॉसिंग। क्या है ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है केरेम सालोम क्रॉसिंग। ठीक है, तो याद रखना, अगर आए कि भाई मेडिटेरियन सी से लेकर के केरेम सालोम क्रॉसिंग तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, क्या वही है जो हमारा फिलाडेल्फी कॉरिडोर? तो ये उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्लियर हुआ, रफा क्रॉसिंग देख लेना, और साथ ही साथ आपको केरेम सालोम क्रॉसिंग भी आपने देख लिए। ये कुछ क्षेत्र हैं जो चर्चा का विषय बने थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम आगे जो आप देखेंगे आगे जो मतलब चर्चा का विषय बना था, उसका नाम है चागोस आइलैंड। क्या नाम है? चागोस आइलैंड। असल में हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ी मतलब जो है न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ ये है, कुछ समय पूर्व आई थी न्यूज़, कि जो चागोस आइलैंड है ना, चागोस आइलैंड पर जो संप्रभुता थी वो यूके की संप्रभुता थी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो औपनिवेशिक काल में गए और अलग अलग कई द्वीपों को, कई सारे देशों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और धीरे धीरे उन्होंने उनको रिलीज किया। काफ़ी समय, काफ़ी संघर्ष के बाद में उन्होंने कई देशों को जो है आज़ाद किया। लेकिन हम देख रहे थे कि इसके बावजूद अभी भी देखते हैं कि जैसे कि फ्रांस है, यूके है, यूएस है, इन कई कंट्रीज़ के अंडर में दुनिया के बहुत सारे द्वीप, बहुत सारी जनसंख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही एक द्वीप है, उसका नाम है चागोस आइलैंड। ठीक है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो चागोस आइलैंड है, ये चागोस आइलैंड किसके अंतर्गत था? यूके के अंतर्गत था। अब ये चागोस आइलैंड पर जो अधिकार है वो किसका हो चुका है? इस मतलब अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो यूके है इसने स्वीकार कर लिया है कि ये चागोस आइलैंड हमारा नहीं बल्कि मॉरिशस का है, और हम इसको कुछ समय बाद में जो है वापस कर देंगे। ठीक है, तो चागोस आइलैंड की जो इसकी जो वो एक लोकेशन है वो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसके साथ ही चागोस आइलैंड के पास में एक और आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिएगो गार्सिया पर जो है यूपीएससी में प्रश्न पूछ चुका है एक बार। ठीक है, तो याद रखना, एक ये चागोस आइलैंड, दूसरा है आपका डिएगो गार्सिया, इन दोनों की ही आपके लिए जो लोकेशन है वो महत्वपूर्ण बन जाती है। तो अगर हम देखना चाहें एक बार इसको, तो आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका है जो इंडियन ओशन है। ठीक है, अब इस इंडियन ओशन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मॉरिशस। ठीक है, अब इस मॉरिशस, क्योंकि भाई ये इंडियन ओशन है, बहुत बड़ा रीजन है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको जो चागोस आइलैंड है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मॉरिशस है उसके नॉर्थ और वेस्ट में, थोड़ा सा ही नॉर्थ वेस्ट में, जैसे एक बार यहाँ देखिए, ये है मॉरिशस, इसके नॉर्थ और वेस्ट में आप ये देखेंगे, ये है आपका चागोस आइलैंड। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका चागोस आइलैंड। तो याद रखना है, अगर सवाल ये आए कि चागोस आइलैंड क्या अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। माइक्रोनेशिया का कौन सा पार्ट नहीं है, उसमें बीच में चागोस आइलैंड डाल दे, क्या पता कुछ। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो चागोस आइलैंड कहाँ पर है? ये इंडियन ओशन में है। ठीक है, इस पर पहले यूके का जो है मतलब आधिपत्य में था, लेकिन यूके ने ये स्वीकार कर लिया है कि ये जो चागोस आइलैंड है इस पर आधिपत्य किसका रहेगा? इस पर मॉरिशस का आधिपत्य रहेगा। ठीक है, अब इस चागोस आइलैंड के ही साउथ में आप एक छोटा सा आइलैंड देखिए जिसका नाम है डिएगो गार्सिया आइलैंड। ठीक है, क्या नाम है इसका? इस आइलैंड का नाम है डिएगो गार्सिया आइलैंड। इस डिएगो गार्सिया आइलैंड पर एक तो यूके आपका और दूसरा यूएसए, इन दोनों ही कंट्री का इस डिएगो गार्सिया आइलैंड पर क्या है? सैन्य अड्डे स्थापित हैं। ठीक है, तो ये जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है इस पर तो यूके और यूएस के दोनों के सैन्य अड्डे स्थापित रहेंगे, लेकिन जो चागोस आइलैंड है, इस चागोस आइलैंड का जो आधिपत्य है वो किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? वो मॉरिशस को ट्रांसफर हो जाएगा। काफ़ी समय से मॉरिशस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रयास कर रहा था कि चागोस आइलैंड है उसका वापस कर दिया जाए। चागोस आइलैंड जो मॉरिशस का है वो वापस कर दिया जाए। मॉरिशस बहुत समय से प्रयास कर रहा था। मॉरिशस के अंतर्गत जो है इसके खिलाफ
यूके के खिलाफ काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसने जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें भी इसने जो है यूके को लेकर के आया था मॉरिशस, ठीक है। और फाइनली ये जो मॉरिशस की जो इच्छा थी, मॉरिशस की जो मांग थी, वो मान ली गई है, और जो यूके का जो चागोस आइलैंड था यूके के अंतर्गत, वो मॉरिशस को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम चागोस आइलैंड के बारे में देखना चाहें तो एक बार यहाँ से देख सकते हैं कि यह मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 18वीं शताब्दी तक ये निर्जन था, बाद में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। फ्रांस ने 1814 ईस्वी में यह द्वीप समूह जो है यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया था, ठीक है। तो आगे बताया है कि जो ब्रिटिश इंडियन ओशन जो टेरिटरी है, इसको बनाया गया था 1965 में, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि चागोस जो आइलैंड है वो इस जो रीजन है, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है उसका केंद्रीय भाग है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप देख लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम आगे। तो आगे हम देख रहे हैं कि आप जो सामने देख रहे हैं ये मैप है बांग्लादेश का, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अब इसमें ना आप ये एक बार ये वाला पेनिनसुला देखिए, ये जो पेनिनसुला देख रहे हैं ये पेनिनसुला है टेकनाफ पेनिनसुला, ठीक है। क्या है? टेकनाफ पेनिनसुला, जो जुड़ा हुआ है किससे? कॉक्स बाजार रीजन से, ठीक है। इसको कॉक्स बाजार टेकनाफ पेनिनसुला भी बोला जाता है, ठीक। अब ये जो पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इसी क्षेत्र से और यहाँ पर नीचे 9 किलोमीटर एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। एक बार इधर देखिए, इसी पेनिनसुला के नीचे लगभग 9 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड, ठीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड। अच्छा, पता है जब वो आपको पता है कि इस कुछ समय पूर्व जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको जो है बांग्लादेश की जो सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया, और यहाँ पर जो है मोहम्मद यूनिस के संरक्षण में अभी सरकार जो है एक अंतरिम सरकार बनी हुई है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अभी चुनाव नहीं हुए, याद रखना, ठीक है। तो जब शेख हसीना जी चली गई थी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो कोई एक देश है वेस्टर्न कंट्री, काफ़ी ताकतवर देश, जो उनको क्या करना चाहता है कि उनके देश में से कुछ पार्ट को लेकर के, ठीक है, और म्यांमार के कुछ पार्ट को लेकर के जोड़ के एक नया स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। समझ में आया? सवाल ये आता है कि वो ऐसा क्यों बोलेंगे, क्या ये पॉलिटिकल फंडा था? तो असल में ऐसा है कि कुछ रिपोर्ट्स निकली थी, उन रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि जी हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड पर यूएस चाहता था कि यहाँ पर उसका एक सैन्य अड्डा स्थापित हो। अब सोचने वाली बात है, कोई भी संप्रभु और स्वतंत्र देश जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके जो आइलैंड पर या उसकी ज़मीन पर कोई भी विदेशी ताकत, वो ही बहुत बड़ी ताकत आकर के रहने लग जाए, यानी कि वो किसी एक खेमे का, एक गुट का बन के रह जाए। क्योंकि भाई कोई भी जो एक विकासशील देश है वो हमेशा चाहेगा कि वो बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ती रहें, लेकिन उसको तो अपने फायदा से लेकर लेना है ना, उसको तो दोनों से फायदा चाहिए, उसको तो दोनों से ही काम पड़ेगा, ठीक है। जैसे भारत के संदर्भ में देखें, चाहे रसिया हुआ या यूएसए हुआ, दोनों से ही भारत को काम पड़ता रहा है, अभी से नहीं, शुरू से ही, ठीक है। तो एक स्वतंत्र देश कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी ज़मीन पर किसी भी विदेशी सैन्य ताकत का जो है हस्तक्षेप हो, ठीक। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने जो है मना कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर हट जाती हैं। एक ड्रामेटिक, एक आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत जल्दी, इतनी जल्दी तख्ता पलट होता नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक युद्ध होते हैं ये सब, अचानक प्राइम मिनिस्टर हट जाती हैं कुछ ही दिनों के अंतर्गत, और मोहम्मद यूनिस के अंतर्गत में जो है यहाँ पर जो है अंतरिम सरकार गठित कर दी जाती है, ठीक है। तो काफ़ी रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि हाँ ये सच है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया है उसमें भी जो यूएसए का हस्तक्षेप हो, और साथ ही ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है यहाँ पर यूएस चाह रहा हो कि इस जगह पर उसका सैन्य अड्डा स्थापित हो। फिर सवाल ये आता है कि यूएस इस क्षेत्र में अपना सैन्य अड्डा क्यों स्थापित करना चाहेगा? वो इसलिए स्थापित करना चाहेगा ताकि चाइना को वो काउंटर कर सके इस क्षेत्र से, ठीक है। कोई भी देश चाहता है कि वो तमाम पूरी दुनिया में जितने भी क्षेत्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो चेक पॉइंट है उन पर जाकर के अपना जो है स्थापित कर सके अपने स्वयं को, ठीक है। और यूएसए तो शुरू से ही चाहता रहा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है यूएसए, तो इस क्षेत्र को भी चाह रहा होगा, ठीक है। बस बात ये है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना था सेंट मार्टिन आइलैंड। आपको याद रखना है इस सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में, ये बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है।
चलो अब आ जाते हैं हम आगे। तो हाँ, यहाँ पर आप हमने जो जो चीज़ बताई हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ हैं वो यहीं पर हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हमने बताई हैं, जो जो बोली हैं वो सारी लिख दी गई हैं, ठीक है। अब एक बार इधर देखिए, सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। सोलोमन आइलैंड आपको पता है, हमने बताया है। अब इसकी राजधानी होने आ रहा है ग्वाड कैनाल आइलैंड पर है। अब सवाल आपसे एक है कि जो सोलोमन आइलैंड है, उस सोलोमन आइलैंड के बारे में आप ये बताएं कि ये किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। अरे यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि मेलानेशिया में स्थित है, तो इसके बारे में हम नहीं पूछ सकते आपको, ठीक है। क्योंकि हम यही पूछने वाले थे आपको कि माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया या मेलानेशिया किसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। सोलोमन आइलैंड को आप एक बार देख लेना, क्योंकि हम आइलैंड्स के बारे में, जो पैसिफिक, जो साउदर्न पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में हम आगे बहुत कुछ समझा के आए, तो आप सोलोमन आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ लेना। बाकी ये मेलानेशिया के अंतर्गत आता है, ये भी देख लेना। पापुआ न्यू गिनी हम आपको पता के ही आए। पापुआ न्यू गिनी क्या है कि जो न्यू गिनी आइलैंड है वो एक जो ईस्टर्न पार्ट है इसका, वो किसके अंतर्गत है, इंडोनेशिया के अंतर्गत है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो किसके अंतर्गत है, वो पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत है, तो ये याद रखना, ठीक है। सॉरी, ईस्टर्न पार्ट पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत, तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी ये वाला रीजन है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखेंगे आप, ये पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और सोलोमन आइलैंड पापुआ न्यू गिनी के भी आप देखेंगे ईस्ट में है, ठीक। तो ये आपको याद रखने हैं। न्यू कैलेडोनिया हमने आपको बताया ही था कि न्यू कैलेडोनिया क्या था। यहाँ पर फ्रांस ने जो है आपातकाल भी लगा दिया था। यहाँ पर फ्रांस के खिलाफ काफ़ी समय से मांग भी उठ रही है, और न्यू कैलेडोनिया के बारे में हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। और एग्ज़ाम के लिए जो जो लोग जा रहे हैं यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने, उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को बस मैं अगर आपको कुछ बोलना चाहूँगा तो बस ये बात बोलना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएं तो याद रखना, अपने आप को जितना हो सके काम रखना है, ठीक है। अपने आप को एकदम काम रखना है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। हो सकता है आपसे शुरू के 10 प्रश्न बिल्कुल भी ना आए, या फिर उनमें से आप, हो सकता है कि 10 प्रश्नों में से आप अटेम्प्ट कर डालें उनमें से 7-8 प्रश्न, लेकिन आपको उन पर विश्वास बिल्कुल ना हो। आप इस तरह से सोच रहे हो कि हो सकता है कि इनमें से आपके जो है 4 ही प्रश्न सही जाएं या 5 ही प्रश्न सही जाएं, या फिर आपके बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाएं। इसमें से 7-8 प्रश्नों में से 2-3 ही सही जाएं, या फिर एक भी सही ना जा पाए। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। यहाँ पर भी आपको अपना जो पेशेंस है वो नहीं खोना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आपने शुरू के 10 प्रश्न या 20 प्रश्न किए, आपने शुरू के 20 प्रश्न अटेम्प्ट किए या 25 प्रश्न देखे, और 25 प्रश्न देखने के बाद में आपने देखा कि आपसे प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उसके बाद क्या किया कि आपने तुरंत ही गणित लगा लिया कि भाई 150 में से 25 तो यही चले गए, मेरे तो इस बार 80 प्लस भी नहीं बन पा रहे हैं। समझ रहे हो, इस तरह की चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है। शुरू से ही करना क्या है, बहुत शांतिपूर्वक आपको शुरू के लगभग 40 से 45 मिनट में आपको एटलीस्ट एक टाइम पेपर को पूरे को देख लेना है अच्छे से, जिसमें से आपको जो जो ईजी दिखें। हम नहीं कह रहे हैं, आपको ये नहीं करना है कि सारे प्रश्न देख रहा हूँ कौन सा किस तरह का टफ है, इस तरीके से नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि ईजी प्रश्न कौन सा है, ठीक है। इनमें से जो जो ईजी प्रश्न आपको दिखाई दे, उन ईजी प्रश्नों को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और 50 कर पाएँ, 55 कर पाएँ, 60 कर पाएँ, 40 कर पाएँ, 30 कर पाएँ, 35 कर पाएँ, जितने भी प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट पहली रीडिंग में 40 से 45 मिनट में आपको जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर देना है। ये आपके बोझ को कम कर देंगे। समझ में आया, आपका दिमाग खुल जाएगा, सही ढंग से दिमाग फिर चलना शुरू होगा, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, आपको इस तरीके से करना है कि एक मार्किंग करते जाना है कि इन पर 50-50% हो रहा है, ठीक है। 50-50% ये वाले हैं, या फिर 50% ये वाले हैं, ठीक है, या फिर 50% ये वाले हैं, ठीक है। जो प्रश्न आपने आज तक कभी सुना ही नहीं है, जिनको आप प्रश्न को कभी अटेम्प्ट करने वाले ही नहीं है, जहां आपका लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है, उन पर इस तरीके से मार्क कर देना है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल एकदम सबसे लास्ट के लिए छोड़ देना है, ठीक। और सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो प्रश्न आपसे आ रहे हैं सबसे पहले आपको उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में जो आपसे 50-50% बन रहे हैं उनको मल्टीपल टाइम देख के उनको आपको अटेम्प्ट करना है। और इस तरह से आपको पेपर को कम से कम 3 से 4 बार आपको पेपर को पलट के देख लेना है, ठीक है। याद रखना, ऐसा ना हो कि आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि इधर भी प्रश्न है और इधर भी प्रश्न है, आपने एक तरफ के प्रश्न जल्दी जल्दी में कर दिए, बाकी पूरे 5 से लेके 11 तक या 8 से लेके
मान के चलिए 14 तक ये प्रश्न आप देखना ही भूल गए, ठीक है, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की गलती है और फिर आप उसका एक्सक्यूज दे रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी स्ट्रेटजी ही ठीक नहीं थी, समझ रहे हैं, आपने समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ बर्बाद कर दिया उस चीज़ में कि मतलब जो प्रश्न आपसे नहीं आ रहे थे उनमें आपने समय बर्बाद कर दिया। प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की ये कला है, याद रखना। सबसे पहले आपको उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होता है जो प्रश्न आपसे आ रहे होते हैं, ठीक है, और एक बार पेपर नहीं पढ़ना होता, पेपर को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना होता है, तभी आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार में ही आप 100+ प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, आप बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे। जब आप 3 से 4 बार पेपर को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आती हैं चीज़ें, रिकॉल होती हैं, जो चीज़ें पहले आपसे नहीं आ रही होती हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। अरे इसका प्रश्न ये नहीं, इसका उत्तर ये नहीं, इसका उत्तर ये होना चाहिए, अरे मेरे दिमाग में ये भी नहीं आ रहा था, अरे इसका तो उत्तर ये होगा। ये इस तरह से चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, ठीक है, समझ में आया। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर के एग्जाम हॉल में बैठना है, सबसे पहले अपने आप को काम रखना है और एकदम निश्चिंत होना है। एक पानी की बोतल जरूर रखनी है पास में, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों के पसीना आ जाता है, परेशान होने लगते हैं, छाती में दर्द होने लगता है, ठीक है। अगर इस तरह के आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो याद रखिए कि आप घबरा रहे हैं, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ आपकी मेंटल ये नहीं दिखाता कि आप कितना मेंटली याद कर सकते हैं, ये भी एग्जाम देखता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना के रखना है और एग्ज़ाम को, लास्ट बात, एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम ही समझना है, याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम ही समझना है। ये ना सोचना है कि ये एग्ज़ाम निकला तो ज़िंदगी है, नहीं निकला तो ज़िंदगी ख़त्म, समझ में आ रहा है। एग्ज़ाम को हमेशा एक एग्ज़ाम की तरह लें, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें हार और जीत चलती रहती है, ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।